जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके का एक नया मॉक टेस्ट 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और ये 20 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपका जो भी एग्ज़ाम आ रहा है उन सब में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं एक और नया सेट। इससे पहले मैंने सेट 2 अपलोड कर चुका हूँ, पहला और दूसरा। इनको जो आप देखिएगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी उनसे। तो चलिए आज का प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहा गया है? कहा गया, सप्त पैगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया है? दोस्तों, इसके ऑप्शन क्या क्या है? सप्त पैगोड़ा मंदिरों की बात करेंगे भी, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट या चालुक्य। दोस्तों, अगर हम बात करें जो सप्त पैगोड़ा के मंदिर हैं, ये कहाँ पर है? तो सप्त पैगोड़ा के मंदिर मामल्लपुर में है, मामल्लपुरम। और मामल्लपुरम कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। और चोल ये जो सप्त पैगोड़ा के मंदिर हैं, ये पल्लव राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश में नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इनकी नींव रखी गई थी। बाद में उसके जो वंशज आते रहे, उन्होंने इन मंदिरों को पूर्ण कराया था। तो सप्त पैगोड़ा के मंदिर पल्लव राजवंश की देन है और ये तमिलनाडु में आते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो सप्त पैगोड़ा मंदिर है, ये किस शैली में बने हैं? तो आप बताएंगे द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत में जो भी मंदिर हैं उनकी शैली है द्रविड़ शैली, तो ये जरूर याद रखना। अगर हम बात करें उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में मिलते हैं, तो उत्तर भारत के मंदिर वो नागर शैली में मिलते हैं। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की दो शैली होती हैं, ये जरूर याद रखना। ठीक है दोस्तों। और ये जो सप्त पैगोड़ा के मंदिर है ना, इनकी सबसे खास बात क्या है? एक तो इन मंदिरों का नाम महाभारत के पात्रों के नाम पर रखा गया है, जैसे द्रौपदी मंदिर, युधिष्ठिर मंदिर, अर्जुन मंदिर, इस तरह से। और दूसरा बात ये है कि ये मोनोलिथिक हैं। मोनोलिथिक क्या है? कि ये जो 7 मंदिर बनाए गए हैं ना, ये एक ही बड़े पत्थर को काट के बनाए गए हैं। ठीक है, मोनोलिथिक हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक इतना बड़ा पत्थर काटा गया होगा और इतने विशालकाय मंदिरों का निर्माण किया गया होगा। ठीक है, तो सप्त पैगोड़ा के मंदिर पल्लव राजवंश की देन है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत की मंदिरों की शैली में गोपुरम क्या होता है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी आर्ट एंड कल्चर से। गोपुरम जो होता है वो मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, गोपुरम मंदिरों का प्रवेश द्वार होता है, तो ये जरूर याद रखना। क्लियर, याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है दंती दुर्ग। और चोल वंश का संस्थापक कौन है? वो है विजयालय। विजयालय। क्लियर, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है? दोस्तों, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को हिंदी में किसने लिखा है, तो आप बताएंगे बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। बसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए तो ये जरूर याद रखना, बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? प्रसिद्ध एम्स्टर्डम संधि किससे संबंधित है? दोस्तों, अगर हम बात करें एम्स्टर्डम संधि के बारे में, तो आपके ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, यूरोपीय यूनियन का विस्तार, दूसरा है आपका परमाणु निरस्त्रीकरण और विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों, जो एम्स्टर्डम संधि है ना, इसका उद्देश्य है यूरोपीय संघ का विस्तार करना। यूरोपीय संघ का विस्तार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों, यूरोपीय संघ क्या है? तो यूरोपीय संघ 27 देशों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य है यूरोप में शांति लोकतंत्र को बनाए रखना। तो यूरोपीय संघ जो है वो एम्स्टर्डम संधि इससे संबंधित है। क्लियर दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा शहर में है। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति किससे संबंधित है?
तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे होता है दोस्तों? अच्छा, पूछा है कि जनक कौन है, तो ब्लू क्रांति या नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन, ठीक है, ये जरूर याद रखना, मछली उत्पादन को बढ़ावा देती है नीली क्रांति। और इसके जनक कौन है भारत में? तो वो है आपके हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो नीली क्रांति थी वो कब शुरू की गई थी, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति शुरू की गई थी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों वर्गीज कुरियन, भारत में जो डेयरी सेक्टर मजबूत हुआ यानी कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वो है वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति का जनक कौन है भारत में? तो वह है एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति, क्लियर, याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? तो दोस्तों, असम में का जो जिला है ना, माजुली स्वयं एक जिला है, तो जवाब होगा माजुली स्वयं एक जिला है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और ये जो माजुली जिला है ना, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी, इसे असम की जीवन रेखा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है तिब्बत के क्षेत्र में, वहाँ से ये निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? तो सांगपो कहा जाता है, सांगपो। ठीक है, सांगपो कहा गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के माजुली जिले में ही है। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। असम के मैं आपको 3 डांस बताता हूँ। जैसे आपका आपसे पूछे कली गोपाल, कली गोपाल कहाँ का डांस है? तो कली गोपाल असम का डांस है। इसके साथ साथ आपको याद रखना भोर ताल, ये भी असम का डांस है, भोर ताल। और इसके साथ साथ बुगुरुम्बा, आप याद रखिएगा बुगुरुम्बा, तो ये भी असम का डांस है। ठीक है, बाकी बिहू आप जानते ही हैं, वो सब असम के डांस हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 6, क्या कहा गया? रेड डाटा बुक का प्रकाशन कौन करता है? दोस्तों, रेड डाटा बुक जो होती है एक तरीके की आकलन रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट बताती है कि धरती पर कौन सी स्पीसीज, चाहे वो पेड़ पौधों की स्पीसीज हो, चाहे वो आपके जानवरों की या जीवों की हो, धरती से कौन सी स्पीसीज खत्म हो चुकी है, खत्म होने की कगार पर है, अगर हमने उसका संरक्षण नहीं किया तो विलुप्त हो जाएगी। तो रेड डाटा बुक यही बात बताती है कि कौन सी जो प्रजाति है वो संकट में है, और संकट में है तो खत्म हो गई है, खत्म होने वाली है, उनके बारे में ये रिपोर्ट अपना डाटा देती है। तो इसको कौन जारी करता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, IUCN। ठीक है, और सबसे पहली बार रेड डाटा बुक कब जारी की गई थी? 1964 में जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना 1964 में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से वह शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जिसे एकल नृत्य कहा जाता है और दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, दासी अट्टम और एकल नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या ओडिसी। तो दोस्तों, सही जवाब होगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को एकल नृत्य भी और दासी अट्टम भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और ये किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है, आप याद रखना, तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है भरतनाट्यम। और ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है भरतनाट्यम में, कि हाथ और जो घुटने होते हैं उनको विभिन्न पोस्चर में मोड़ा जाता है, और उनको अर्धमंडली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आँखों के इशारे इसमें बहुत मुख्य होते हैं, जो आई एक्सप्रेशन है वो भी इसमें अच्छा खासा होता है। और दूसरा, आभूषण इसमें होते हैं, साड़ी इसमें पहनी जाती है। ठीक है, तो भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की जननी भी कहा जाता है, और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसे 3 कलाकारों के नाम अगर आपसे पूछा है कभी एग्जाम में, कि जो एक नहीं दो दो डांस करते हैं? जैसे आपसे पूछे सोनल मान सिंह, एक महिला है सोनल मान सिंह, सोनल मान सिंह, ये कौन सा डांस करती हैं? तो सोनल मान सिंह 2 डांस करती हैं, एक भरतनाट्यम और दूसरा कुचिपुड़ी। सोनल मान सिंह का संबंध, सॉरी कुचिपुड़ी नहीं, ओडिसी, ओडिसी करती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। दूसरा,
आपसे पूछे यामिनी कृष्णमूर्ति, तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी दो क्लासिकल डांस से है। और कौन कौन से वो डांस हैं तो आप बताएंगे। एक है आपका भरतनाट्यम और दूसरा है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, तो ये भी आप याद रखना, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, क्लियर, याद होंगे। तो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी करती है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करती है। एक नाम और आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछता है, मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, और ये दो डांस करती हैं कौन कौन से, तो इन्होंने प्रसिद्धि पाई है, एक भरतनाट्यम और कथकली। तो भरतनाट्यम और कथकली के डांस में इन्होंने प्रसिद्धि पाई है, तो ये भी दो डांस करती हैं। और ये जो मैंने आपको तीनों कलाकार लिखाए हैं ना दोस्तों, ये तीनों ही बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8। क्या कहा गया है दोस्तों, कहा गया है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई है। दोस्तों शून्यकाल की अगर हम बात करें तो भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल आया 1962 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। शून्यकाल कब शुरू होता है तो आप बताएंगे ठीक 12 बजे शून्यकाल की शुरुआत होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नकाल के बाद हम कह सकते हैं कि प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है और इसका टाइमिंग होता है 12 से 1। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें बिना पूर्व सूचना के तत्काल मुद्दे उठाए जाते हैं, ठीक है, बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल मुद्दे उठाए जाएंगे, यही है शून्यकाल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा गया तो आप बताएंगे ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, तो ये आप याद रखना। और भारतीय संसदीय प्रणाली में जो नवाचार है वो है शून्यकाल, क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ किस राज्य में है। दोस्तों कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर आपके ऑप्शन है, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो है आपका मणिपुर में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मणिपुर, क्लियर, याद रखिएगा। और मणिपुर में कौन सी झील है वो है लोकटक झील। लोकटक झील पर स्थित है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये संगई हिरण जो होता है, जो मणिपुर का राजकीय पशु भी है, संगई हिरण, संगई हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखिएगा। दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ ये मणिपुर में है और ये संगई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। झील भी याद रखना, लोकटक झील, क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों क्या आपको पता है कि फुमड़ी क्या होते हैं, फुमड़ी, फुमड़ी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में जो लोकटक झील बहती है वहाँ पर घास के टीले मिलते हैं और उन घास के टीलों को ही फुमड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो फुमड़ी एक प्रकार की घास है जो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। मणिपुर इसका सही जवाब है, ठीक है, मणिपुर। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मणिपुर का कोई डांस आपको याद है तो आप बताएंगे लाई हरोबा। लाई हरोबा मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध डांस है, क्लियर, याद रखना। मेघालय का डांस आप जानते हैं लाहो, बड़ा फेमस डांस है। और त्रिपुरा का आप होजागिरी डांस याद रखिएगा, होजागिरी त्रिपुरा का डांस है, ठीक है दोस्तों, याद रखें। मिजोरम का कौन सा डांस आप याद रखेंगे, तो मिजोरम में आप चेराम याद रखिएगा, चेराम, वैसे खुल्लम भी होता है यहाँ पे, खुल्लम, लेकिन चेराम बहुत आता है आपके एग्जाम में, चेराम डांस मिजोरम, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, बुल फाइटिंग या सांडों की लड़ाई किस देश का खेल है, तो बुल फाइटिंग होती है स्पेन में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, स्पेन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में पहली बार विमुद्रीकरण किस वर्ष किया गया था। दोस्तों विमुद्रीकरण क्या होता है, नोटबंदी होती है। तो भारत में पहली बार जो विमुद्रीकरण हुआ वो अंग्रेजों के टाइम पे हुआ था 1946 में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2016 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो विमुद्रीकरण होता है नोटबंदी, जब पुरानी मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा का चलन किया जाता है, इसे विमुद्रीकरण कहा जाता है, डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। 1946 में पहली बार हुआ था। अगला प्रश्न, यक्षगान भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों यक्षगान की अगर बात करें तो इसमें रामायण और महाभारत की कथाओं का वर्णन होता है और ये कर्नाटक का है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कर्नाटक। कर्नाटक का कोई और डांस भी आपको याद रखना, तो ढोलू कुनीथा याद रखना है, ढोलू कुनीथा, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में। बालयता भी आपको याद रखना है, बाल्यता, ठीक है। और उम्मम आर्ट भी आपको याद रखना है, उम्मम आर्ट कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो ढोलू कुनीथा
कर्नाटक का, यक्षगान कर्नाटक का, वायलता और उम्मम आर्ट, ये सब कर्नाटक के डांस हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। कर्नाटक के डांस की एक खास बात है कि इनमें कुनीता शब्द जरूर मिलेगा आपको, जैसे पूजा कुनीता, सुग्गी कुनीता, है ना, इस तरह से। तो आप याद रखिएगा, यक्षगान कर्नाटक का डांस है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक डांस याद है, कुम्मी और एक करगम। तो कुम्मी और करगम कहाँ के डांस हैं? वो तमिलनाडु के हैं। आंध्र प्रदेश में आप याद है ना, धिमसा, धिमसा डांस कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और घंटा मर्दाला डांस कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में, घंटा मर्दाला। क्लियर, याद रखिएगा। केरल की आप बात करें तो केरल में पुलिकली डांस बड़ा फेमस है, पुलिकली। थय्यम डांस किया जाता है यहाँ पे, थय्यम, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए। यक्षगान पूछा गया था, तो कर्नाटक का डांस है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 13, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की बात करें तो इसमें आपकी फ्रांसीसी भाषा और इंग्लिश भाषा, चाइनीज़ भाषा, रशियन और उसके बाद में अरबी और स्पेनिश। तो एक नहीं 6 भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल हैं। फ्रांसीसी, अंग्रेजी, चीनी या मंडारिन, रूसी भाषा, अरबी और स्पेनिश। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपसे पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को बना था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क। क्लियर, याद रखिएगा। सही जाओगा आपका ऑप्शन 6, यूएनओ की आधिकारिक भाषा 6 है। अगला प्रश्न, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में टी2 पुरस्कार मिला है, ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में आप उसको याद रखिएगा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे एक नदी बहती है, गोमती नदी। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है गोमती नदी पर बसा हुआ है। और इसकी दक्षिण सीमा पर कौन सी नदी बहती है? वो शारदा नदी बहती है, शारदा नदी। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, क्या आपको पता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न, सही जवाब होगा इसका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15, गुलदस्ता नामक विभाग की स्थापना किस मुगल शासक ने बागवानी के लिए की थी? दोस्तों गुलदस्ता विभाग जो बनवाया था बागवानी के लिए, बनवाया था बाबर ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बाबर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों बाबर के बारे में आप याद रखें, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी। और बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो आप बताएंगे तुर्की भाषा में लिखी गई है, तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में। क्लियर, याद रखना, गुलदस्ता विभाग जवाब होगा बाबर ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। और किसने की थी? A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे। क्लियर, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब। वैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं, चिनूक, चिनूक हवा कहाँ चलती है? दोस्तों चिनूक के बारे में बात करेंगे हम, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आल्प्स पर्वत, रोकी पर्वत, सहारा मरुस्थल और साइबेरिया। तो चिनूक जो पवन है ना, ये आपके रोकी पहाड़ों की ढलान पर चलती है, रोकी पहाड़ों की ढलान पर। और ऐसा कहा जाता है कि चिनूक जो है ना वो गर्म हवा होती है, और गर्म हवा होने के कारण ये रोकी पहाड़ियों की जो बर्फ़ है उसको पिघला देती है, इसलिए इसको हिमभक्षक अर्थात बर्फ़ खाने वाली हवा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कहा जाता है कि ये हवा पशुपालन के लिए वरदान साबित होती है। क्यों साबित होती है? क्योंकि जो चारागाह होती हैं जिनमें बर्फ़ जमी होती है, वो इस हवा से बर्फ़ पिघल जाती है, तो चारागाह की घास जो है वो उगने लगती है। तो चारागाहों के लिए इनको वरदान माना गया है। तो चिनूक गर्म हवा कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में बहती है, रोकी पहाड़ों की ढलान पर। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रोकी पहाड़ों की ढलान पर ये बहती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, रोकी पर्वत। क्लियर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार किया था फ्रेडरिक वेंटिक ने। और इंसुलिन हार्मोन एक तरीके का हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।
ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से निकलता है इंसुलिन हार्मोन? ये अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाज जिसको कहा जाता है, अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन हमें शुगर के लिए उत्तरदायी होता है। अगर ये कम हो जाएगा तो टाइप 1 शुगर हो जाएगी, अगर ये सही वर्क नहीं करेगा तो टाइप 2 शुगर हो जाती है। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये आपका अग्नाशय से निकलता है। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी? लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं उनसे भारत के संबंध अच्छे स्थापित किए जाएं, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ व्यापार, रणनीतिक साझेदारी वो सब की जाए। तो लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें पीएम थे, 9th पीएम ऑफ इंडिया, और ये भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी आत्मकथा क्या थी? लोपाली मनीषी। पीवी नरसिम्हा राव की आत्मकथा है लोपाली मनीषी, जो कि एक तमिल भाषा में लिखी गई है, सॉरी तेलुगु भाषा में, क्लियर याद रखना। तो लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, क्लियर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज के मॉक टेस्ट का, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या वेबर। सही जवाब होगा डॉप्सन। डॉप्सन यूनिट ओजोन परत की मोटाई मापती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ओजोन परत की बात करें तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये जरूर याद रखना, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर इसको कहा जाता है। और ओजोन परत जो है ना, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक जो यूवी रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको रोक लेती है। अगर ओजोन परत नहीं होती तब क्या होता? तो पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आती, उससे हमें त्वचा का कैंसर हो सकता था, आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो सकता था, खेत जो फसलें थी उनकी वृद्धि रुक सकती थी। तो मतलब एक नकारात्मक प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ता अगर ओजोन परत नहीं होती तो ओजोन परत हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि ये पराबैंगनी किरणों को आने से रोक लेती है। क्लियर दोस्तों, हमसे पूछा गया था ओजोन परत की मोटाई, वो डॉप्सन होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का 20 प्रश्न का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जो भी स्टैटिक जीके के 3 सेट डाले हैं वो तीनों आप देखिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।